नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस एकेडमी की इस खास कक्षा में। आज हम शुरू कर रहे हैं यांत्रिकी का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक, गुरुत्व के अधीन गति। कौन सा है चैप्टर हमारा? गुरुत्व के अधीन गति। तो इसमें देखेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है या स्वतः नीचे गिरती है तो उसकी गति किस प्रकार बदलती है। यह सवाल केवल विज्ञान का ही नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी का भी हिस्सा है। तो इसी कारण से यह अध्याय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इस क्लास में हम इसे आसान उदाहरणों, छोटे छोटे सूत्रों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ समझेंगे ताकि आपको इसे याद रखना आसान हो और परीक्षा में सीधे अंक मिले। तो दोस्तों, हम लोग अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं, गुरुत्व के अधीन गति। नोट्स में क्या लिखा है? ग्रहों की गति देखते हैं। ग्रहों की गति देखते हैं। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह है। दो उपग्रह कौन सा है? एक होता है फोबोस और दूसरा है डीमोस है। ये जो होता है 27 किलोमीटर की इसका आकार होता है और इसका जो होता है डीमोस का 15 किलोमीटर इसका आकार होता है। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति संबंधी में निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है इस टाइप का, ठीक है, जैसे इस टाइप का दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। सूर्य क्या होता है? कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। अब देखते हैं केपलर के द्वितीय नियम क्या है। सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। क्या करती है? सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। आगे देखते हैं। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल क्या होती है? न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। अब देखते हैं केपलर के तृतीय नियम क्या है। केपलर के तृतीय नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अर्धदीर्घज सेमी मेजर एक्सिस की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूटन ने क्या कहा कि जो प्रत्येक पिंड होता है विश्व में, जितने भी प्रत्येक पिंड हैं वह दूसरे पिंड को कोई न कोई बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कोई पिंड है, ये एक कोई पिंड है, ठीक। ये m1 द्रव्यमान का है, ये m2 द्रव्यमान का है, ठीक। ये कुछ दूरी पर क्या है? स्थित है। तो ये दोनों पिंड एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या है, आगे देखते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए।
देखिए क्या लिखा है, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक ये कोई पिंड है, एक ये कोई पिंड है, ये m1 पिंड है और ये m2 पिंड है। दोनों की बीच की दूरी हम r मान लेते हैं। ठीक, तो F क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल, ये F बराबर हमारा F अनुक्रमानुपाती द्रव्यमानों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का क्या है, गुणनफल के बराबर है, अपान इनके बीच की जो दूरी है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो ये फार्मूला आएगा। ठीक, और हम जब इसमें से व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा g। आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, देखिए दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गणितीय रूप में देख लेते हैं। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, देखते हैं। यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 अपान r²। जब यहाँ से मैंने अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया तो कैपिटल G एक नियतांक आ गया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, जहाँ G अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में, दूरी मीटर में तथा द्रव्यमान m1 m2 किलोग्राम में हो तो G का मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, प्रयोगों द्वारा G का मान, जब इसको हम सॉल्व करते हैं या प्रयोगों द्वारा, तो G का मान लगभग में आता क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। गुरुत्व अथवा ग्रेविटी यह आकर्षण बल है। देखिए क्या लिखा है, गुरुत्व अथवा ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व क्या है, वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी जाती है या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है। अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, कैपिटल G में संबंध देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और इसमें संबंध ये हो जाएगा हमारा g बराबर G_me अपान r²। देखिए g क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक, और me पृथ्वी का द्रव्यमान है। ई का मतलब होता है, यहाँ पर सफिक्स में जो ई लिखा है इसका मतलब है अर्थ। ठीक, और जो कैपिटल R है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। आगे देखते हैं, स्पष्ट है कि G का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए अगर जो फार्मूले में क्या था, G बराबर कैपिटल G me अपान RE का स्क्वायर,
यहाँ देखिए m जो है ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ना कि वस्तु का द्रव्यमान है। त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या और ना कि किसी वस्तु का। तो जब इसमें किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया रहता है इस फार्मूले में, तब हम कह सकते थे कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें कोई वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई जाए, मतलब सेम ऊंचाई से गिराई जाए, जैसे मान लीजिए मैं 100 मीटर की ऊंचाई से किसी दो वस्तुओं को गिराता हूं, तो जो गिराई जाती है तो क्या होगा, पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, भले उनका द्रव्यमान अलग अलग हो। कोई देखिए मान लीजिए यहाँ से किसी दो पिंड को गिराया जाता है, ठीक, कोई ये 2 kg का है, ठीक, और ये 4 kg का है, द्रव्यमान दोनों का भिन्न भिन्न है, ठीक, लेकिन इनका त्वरण क्या होगा, समान होगा, और दोनों पृथ्वी पर समान समय में पहुंचेंगे, एक ही समय पर पहुंचेंगे, ठीक है। वही लिखा है, यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराए जाए, मतलब दोनों वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिराए जाए तो एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उस उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव व श्यान कर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, वो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे ध्रुवों पर कुछ और होगा, ठीक, भूमध्य रेखा पर जी का मान कुछ और होगा। तो देखते हैं क्या, देखिए पृथ्वी तल के ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल, देखते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, जैसे देखिए ये अर्थ है, ठीक, यहाँ पर कोई m द्रव्यमान का वस्तु गति कर रहा है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, एक आकर्षण बल लगा रही है, वही गुरुत्वाकर्षण बल है, वही अभिकेंद्र बल है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है, यदि m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v चौल से, देखिए v0 लिखा है, v ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मतलब कक्षीय चाल है ये, ठीक। तो कक्षीय चाल से परिक्रमण कर रहा है तो उपग्रह पर अभिकेंद्र बल हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर mv² अपान r, mv0² अपान r हो जाएगा, ठीक। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है, अभिकेंद्र बल है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों ने निकाला था Gme अपान r², और ये क्या है, अभिकेंद्र बल mv0 अपान r, ठीक है। तो स्क्वायर से ये r और ये r कट गया, यहाँ जो स्मॉल m से कट गया, तो हमारा v0² बराबर Gme अपान r आ जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे v0 से तो v0 बराबर √Gme अपान r, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ g क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, तथा me पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। हमें ज्ञात है कि g बराबर, अभी हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण जो निकाला था, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G में संबंध निकाला था, g बराबर कैपिटल Gme अपान re², ठीक है। यहाँ पर जब g को इधर ले जाए, क्या, ये देखिए ये लिखा है g बराबर Gme अपान re², ठीक। re² को हम इधर ले जाते हैं तो Gme बराबर Gre² आ जाएगा।
इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करते हैं तो वी नॉट बराबर, देखिए जी एम ई ये है, ठीक, जी एम ई बराबर आर ई स्क्वायर, जबकि हम वी नॉट, अब समीकरण 1 निकाला था हमने, देखिए जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर आया। ठीक, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था अंडर रूट जी एम ई अपान आर। तो जी एम ई का मान क्या दिया है, जी स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, तो यहाँ जी एम ई के जगह पर जी आर ई स्क्वायर हमने रख दिया, तो वी नॉट बराबर अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपान आर आ गया। आर ई स्क्वायर है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो वी नॉट बराबर आर ई अंडर रूट जी अपान आर। ये हमारा उपग्रह की कक्षीय चाल आ गई, उपग्रह की कक्षीय चाल। तो हम देखते हैं पलायन वेग, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। देखिए क्या होता है जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, जब हम किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह कुछ समय पश्चात क्या होता है, पृथ्वी पर वापस आ जाता है। लेकिन यदि हम किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकेंगे, यदि हम किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकेंगे तो वह क्या होगा, एस्केप कर जाएगा। एस्केप कर जाएगा मतलब पलायन कर जाएगा और वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखते क्या लिखा है, सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। वापस क्या होता है, लौट आता है, किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह वापस लौट आता है। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस लौटता नहीं है, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, तो पलायन वेग हमारा क्या होगा, वी ई का मतलब यहाँ पर है एस्केप वेलोसिटी से, तो वी बराबर अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई। ठीक है, पलायन वेग क्या है, वी ई बराबर अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई। ये इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। स्पष्ट है कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कोई यहाँ देखिए एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, इसमें कोई वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान होता तो कह सकते थे कि पलायन वेग जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें कोई वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है तो जी बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जी एम ई हम निकाल लेंगे, तो जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर। ठीक, अब जी एम ई का मान एस्केप वेलोसिटी जो हमने निकाला, इसमें यहाँ पर देखिए जी एम ई का मान हम यहाँ पर रख देंगे। जी एम ई का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक, तो जी एम ई का मान हमारा क्या है, जी आर ई स्क्वायर है, तो वी ई बराबर अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपान आर। तो आर ई स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी ई बराबर अंडर रूट 2 जी आर ई। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर 6.37 इंटू 10⁶ मीटर का मान रखने पर जब हम इस फार्मूले में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हम रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁶ मीटर रखते हैं, तो वी ई बराबर हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमारी क्या आ जाती है, 11.2 अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आती है। यदि हम एस्केप वेलोसिटी कितने आए,
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आई। यदि हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर से ऊर्ध्वाधर दिशा में हम फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है और वह वस्तु कभी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध। ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी में हम संबंध देखते हैं। ठीक, पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 है तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन ve है। तो ये देखिए, तो ve बराबर √2v0। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल पीरियोडिक मोशन अर्थात सरल आवर्ती गति। देखते हैं। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन आदि सरल आवर्त गति के ही उदाहरण है। ठीक, तो सरल लोलक क्या है देखते हैं। सरल लोलक क्या है, यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे। जैसे कहे, ये देखिए, घर्षण रहित कोई दृढ़ है ये, इससे हम कोई डोरी, ये स्प्रिंग ना ही इसमें क्या, ना ही ये तने, ठीक, कोई लंबाई में न बढ़े, ना ही इसमें कोई ऐंठन हो। ठीक, डोरी है जिस पे एक छोटा सा कण बांध देते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बना हुआ निकाय क्या है, क्या कहलाएगा, सरल लोलक कहलाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से क्या करते हैं, लटका देते हैं। यही व्यवहारिक सरल लोलक है। यही क्या है, व्यवहारिक रूप से हम इसी को क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। धातु के गोले को गोलक अर्थात बॉब कहते हैं तथा निलंबन बिंदु पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गोलक के गुरुत्व के केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई। देखिए, ये क्या है, सस्पेंशन बिंदु है, ये क्या है, गोलक है, बॉब है। इनके बीच की ये जो डोरी की लंबाई है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। अब हम देखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल देखते हैं। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। T बराबर 2 पाई √L/G। ठीक है, ये क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल है। ठीक, जहाँ L क्या है, जहाँ इसमें स्मॉल l है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए, इस फार्मूले में भी कोई द्रव्यमान नहीं है। ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, ना ही कोई इसमें जो बॉब है, गोलक है, उसका भी कोई द्रव्यमान इसमें नहीं लिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल होता है, जो सरल लोलक का आवर्तकाल है, वह किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या। देखिए, एल क्या है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लोलक का आवर्तकाल T
लोलक की प्रभावी लंबाई स्मॉल एल के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। अतः यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़कर 4 गुनी कर दें, यदि लोलक की लंबाई को बढ़ाकर हम 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। देखिए क्या है, ये हमने देखा t बराबर क्या है 2 पाई √L/G, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं t अनुक्रमानुपाती √L, ठीक है। यदि L का मान मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक। यदि L का मान यदि कि L जो है हम इसको 4 गुना बढ़ाते हैं तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, t बराबर, ठीक। और जब हम इसका स्क्वायर हटाए अंडर रूट हटाएंगे तो t बराबर हमारा 2 आ जाएगा, यानी आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा। वहीं यहाँ लिखा है यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? जैसे t व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो g का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, ठीक है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, अनंत नहीं। यह सरल लोलक के आवर्तकाल का अधिकतम सीमा है। अब देखते हैं सेकंड लोलक क्या है। सेकंड लोलक, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे हम सेकंड लोलक कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। ये देखिए IAS प्री में आया है 1995 में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से किसने क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं या गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ठीक। तो देखते हैं इनके बारे में। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट क्या लिखा है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या बताया इन्होंने कि जो सभी वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुएं को पृथ्वी जो है अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया। देखिए इसमें 2 न्यूटन दिए, एक चार्ल्स न्यूटन, एक आइजैक न्यूटन। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा आइजैक न्यूटन। सर देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया, आइजैक न्यूटन ने। आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर ए है आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जहाँ F क्या है, बल, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। और जब समानुपाती का मैंने निशान हटाया है तो कैपिटल G आया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इसमें।
अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व नहीं होता है। तो देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते या नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है? तो पेशी क्षय और अस्थियों के घनत्व के कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा? नहीं, ये गलत है। कम गति से गतिमान होगा? नहीं। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान रहेगा। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो देखते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ये नहीं होगा। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ये भी गलत है। इस वक्त गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नवत स्थिति में रहता है। ये भी गलत है। गुरुत्व केंद्र से, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए क्या लिखा है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई ये व्यक्ति है, तो जो इसका गुरुत्व केंद्र होता है, जो गुरुत्व का केंद्र होता है वो क्या होता है? नाभि होता है। ठीक, क्या होता है? नाभि होता है। आप अगर चाहें तो नाभि पर पकड़कर ऐसे उंगली लगाकर पूरा व्यक्ति को आप उठा सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु ही क्या होता है? नाभि होता है। ऊपर भी क्या होगा? द्रव्यमान, नाभिक से ऊपर द्रव्यमान भी बराबर होगा और नीचे भी द्रव्यमान बराबर होगा। ठीक है, तो इस आंसर में देखते हैं क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। अभी मैंने बताया जो मानव होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित कहाँ होता है? नाभिक के पास होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर जाएगी या गिर पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर 2 गुनी कर दिया जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल अब जितना उसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ये होगा जो वर्तमान में है। तो F1 बराबर हमारा इतना होगा। इसमें क्या है? m क्या है? सूर्य का द्रव्यमान है। me क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 2 गुनी बढ़ा दिया जाए, यानी r को हम क्या कर दिए? 2 गुना कर दिए, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जब दोनों को समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, अर्थात F1/F2 करेंगे, तो सब कुछ कटने के बाद ठीक है हमारा क्या आ जाएगा? F1/F2 बराबर 4/1, अर्थात हम कह सकते हैं 4F2 बराबर F1, अर्थात F2 बराबर F1/4, यानी क्या हो गया? वर्तमान का जो है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार क्या होगा? अपवर्तित। देखिए भार क्या होगा? भार नहीं बदलेगा। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपवर्तित रहता है। तो ऑप्शन इसका बी है।
आदर्श परिस्थितियों का मतलब क्या है, वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपवर्तित रहता है। अर्थात जो उसका द्रव्यमान होता है और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या है कि नहीं, चेंज नहीं होता है, अर्थात अपवर्तित रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो दोनों क्या है, तीनों एक साथ जमीन पर, एक मिनट देखें, ऑप्शन डी दिया है, तीनों एक साथ, ठीक, तीनों क्या है, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे, तो आइए देखते हैं क्यों पहुंचेंगे। निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा ना हो, हवा की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में। निर्वात में प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से मुक्त रूप से गिरती है। ठीक है, चूंकि निर्वात में वायु प्रतिरोध नहीं होगा, अतः एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद एक ही गति से गिरेंगी और सतह पर एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होंगे, सभी एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी पर। इसका भी आंसर वही होगा जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखा। देखिए इसमें भी क्या लिखा है, आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि वायु की अनुपस्थिति में, यदि वायु की उपस्थिति में ऐसा होगा तो जो तीनों जो गेंद है, लकड़ी हुए, लोहे के हुए या कागज़ के हुए, जो भी हुए, ये एक समान या एक साथ ज़मीन पर नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हवा में, अब देखिए इसमें हवा की उपस्थिति आ गई। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ठीक है, पृथ्वी पर दोनों एक समय पहुंचेंगी या गिरेंगी, नहीं, एक पहले गिरेगी एक बाद में, ये भी नहीं। ठीक, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्यों। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। ठीक है, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम, यानी गेंद ए का भार कितना है, गेंद ए का क्या है, द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम, गेंद बी का द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए दोनों गेंद क्या है, एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। भार देखिए, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समान त्वरण से नीचे भेजा जा रहा है, त्वरण में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में है ये सब। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। अब देखते हैं, दोनों गेंद ए तथा बी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंदों को समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया गया है। अतः देखिए एच बराबर क्या है, एच बराबर हमारा कितना है, 20 मीटर। फार्मूला हम गति के नियम पढ़े हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक, या इसी को पढ़ते हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2AS पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊपर से ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे जब हम आते जाते हैं उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण हमारा होता है, त्वरण क्या होता है, जी होता है। लेकिन हम क्षैतिज में जाते हैं, क्षैतिज दिशा में, तो वहाँ पर हम त्वरण ए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2GH। यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 है, तो v बराबर हमारा √2GH आ गया।
ठीक है। चूँकि दोनों गेंदों की लंबाई क्या है, समान है, अतः तथा अंतिम वेग क्या होगा हमारा v बराबर √2gh। इसीलिए क्या होगा कि दोनों का देखिए, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम आ रही है, डिस्टेंस दोनों एक ही समान की ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं, ठीक। तो ये पृथ्वी पर एक दोनों क्या होंगी, साथ पहुंचेंगे, ठीक है। क्या लिखा, गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, वेलोसिटी जो है गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, अतः दोनों गेंद समान वेग से एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, अलग अलग त्वरण का होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा। तो ऑप्शन आपका सही सी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। देखते हैं कैसे होगा। कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऊंचाई से गिरती है। गिरने की प्रक्रिया में वह वस्तु एक बल का अनुभव करती है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग होता है। लेकिन वस्तुएं पृथ्वी पर जिस त्वरण का अनुभव करती हैं वह बिल्कुल एक समान होता है। हालांकि पृथ्वी पर वायु प्रतिरोध के उपस्थिति होने के कारण समान ऊंचाई से गिराए जाने पर और एक समान त्वरण उपस्थित होने के बावजूद भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं भिन्न भिन्न समय पर सतह पर पहुंचेंगी। यदि दो वस्तुएं चंद्रमा पर गिराई जाएं जहां वायु प्रतिरोध उपस्थित नहीं होता, तो वे एक ही दर से गिरेंगी, चाहे उनके द्रव्यमान में कितना भी अंतर क्यों ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कथन और कारण वाला है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है, ये तो सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है, ये नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही नहीं, कथन सही है, कथन जो है सही है परंतु कारण गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों, देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण गलत है या सही नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, नहीं, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए पिंड का भार क्या होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए क्या लिखा है इसमें, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर क्या होगा, सर्वाधिक होगा, ठीक है। अब देखते हैं मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार क्या है, ध्रुवों पर अधिकतम, अभी हम लोगों ने पढ़ा ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ठीक। तो ऑप्शन आपका ए सही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। यदि धरती को या क्या लिखा है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, किसी परिक्रमण करने वाले निकाय के भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। यदि वस्तु की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल में वृद्धि दर्ज होगी और किसी पिंड के भार में कमी प्रतीत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t
एवं विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये यहाँ पर जो ग्राफ निकलेगा वो पैराबोला निकलेगा। ठीक है, ग्राफ क्या होगा? पैराबोला होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए, विरामावस्था में शून्य से क्या गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए d बराबर 1/t/gt²। देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा? s बराबर ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, तो यहाँ पर s नहीं, यहाँ पर h होगा, ऊंचाई से लिया जा रहा है ना ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। तो h बराबर यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी अपना u है वो क्या है? 0 है, इसलिए हमारा d या h इसको मान लेते हैं, d या h इसको कहेंगे। ठीक, तो d बराबर 1/2GT²। ठीक है, ये होगा समीकरण उपयुक्त है जो पैराबोला का समीकरण है। ठीक, अतः विकल्प क्या होगा हमारा? ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, तो समय हमको निकालना है। तो समय हमारा क्या होगा? 1/sin थीटा √2h/2h/g, ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। 1/sin थीटा √2h/g। तो देखते हैं कैसे। कण चिकने आनत समतल पर, अतः वह g के बजाय g sin थीटा के अंतर्गत गत करेगा तथा कण विरामावस्था से गत प्रारंभ करा, इसलिए प्रारंभिक चाल क्या होगी हमारी? 0 होगी। तो गत के समीकरण से हम निकालते हैं। गत का समीकरण जो है देखिए, s बराबर हमारा क्या होता है? ut प्लस हाफ GT², जहाँ l क्या है? जब हम l निकालेंगे तो l बराबर हाफ GT², क्या लिखा है? हाफ GT² साइन थीटा है। इसी को हम कह सकते हैं फिर l बराबर हाफ g साइन थीटा t²। ठीक है, इसमें t² हम निकालेंगे तो 2l/g साइन थीटा होगा। ठीक है, तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2l/√2l/g साइन थीटा। इसको समीकरण 1 l का है, l का यह मान समीकरण 1 में रखने पर l का जो हमारा मान है ये वाला, अतः जो लिखा है इसका समीकरण 1 में रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर जब हम निकालेंगे, साइन थीटा बराबर जो हम निकालेंगे, तो ये डायग्राम था हमारा। ठीक, ये है l, ये क्या है? h, ये हो गया थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हमारा h/l, और l बराबर हमारा क्या हो जाएगा? h/sin थीटा। जब मान रखेंगे हम तो t बराबर हमारा क्या आ जाएगा? √2h/g साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे हम? बाहर ले लेंगे, तो 1/sin थीटा √2h/g, ये हमारा t समय आ गया। ठीक है, आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इतने समय बाद क्या होगा? इतने समय बाद जो होगा पिंड जो है अधस्तल पर पहुंचेगा, या इतना समय लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। एक ऊंची इमारत, क्या लिखा है? एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकेंड बाद देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से फेंका जाए, यानी g बराबर हमारा कितना दिया है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या दिया है? 3 सेकेंड। इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा गति का समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at है। ठीक, at ही a क्या है? त्वरण है, इसको हम g मान लेते हैं, तो gt हो जाएगा। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। g हमारा क्या दिया है? 9.8, t कितना दिया? 3 दिया है। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से 1% कम हो जाए तथा पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2%
बढ़ जाएगा। जब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या मैंने मान लीजिए 1, ठीक, इसमें से मैंने 1% घटा दिया, 1% कम कर दिया जाए। पहले क्या थी, पहले स्थिति में त्रिज्या क्या है, 1 है, दूसरी स्थिति में क्या है, ये 0.9 हो जाएगी, ठीक है। देखिए दूसरी स्थिति में त्रिज्या क्या हो गई, 0.9 हो गई, 99, ठीक। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन में। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर हमारा क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम होने पर नई त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 0.99 आर हो जाएगी, ठीक है। परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण जब हम निकालेंगे, पहले गुरुत्वीय त्वरण हमारा इतना है, ठीक, जब त्रिज्या क्या है, 1 है, सेम है, ठीक। पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो दूसरी गुरुत्वीय त्वरण हमारी क्या, सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण ये है, जी एम अपान 0.99 आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 से, तो ये वैल्यू आई, ठीक। तो आर बराबर हमारा कितना है, 1 है, ठीक, यहाँ पे 1, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.02। पहले जो त्रिज्या थी 1 थी, ठीक है, बाद में 1.02 हो गई सॉल्व करने पर, ठीक। तो ऑप्शन हमारा देखिए इसमें 2 सही है, क्योंकि 1 पॉइंट से, देखिए 1 से कितना हो गया, 1.02, यानी 2% क्या हो गया, त्रिज्या क्या है, जो 2% जी का मान क्या है, जी का मान जो है 2% बढ़ गया, ठीक है। देखिए आंसर में क्या लिखा, अतः जी का मान 2% अर्थात 1.02 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। देखिए विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण, देखिए क्या होता है, जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो विनाशकारी भूकंप के कारण त्वरण क्या होगा, इससे अधिक हो जाएगा, 9.8 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो 9.8 से अधिक होने का मतलब क्या है आपका, ये देखिए 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर क्या है, इसमें देखिए 9.8 था, ठीक, ये मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से हम गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 980। तो ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए विनाशकारी भूकंप के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा, अधिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित त्वरण जी ई का मान क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान जी अपान 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान हमारा क्या होगा, 100 किलोग्राम होगा ही, या 100 किलोग्राम ही होगा। देखते हैं क्यों। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा वह क्या स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, अतः चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के समान अर्थात 100 किलोग्राम ही होगा। कितना होगा, 100 किलोग्राम ही होगा। अब देखते हैं भारहीनता होती है, क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ऑप्शन ए आपका सही है। भारहीनता क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। देखिए भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। अर्थात देखिए ये क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है नीचे की ओर गिर रहा है, अर्थात इसका भार क्या है, mg है। ऊपर की ओर भी कोई बल कार्य करे तो दोनों क्या हो, संतुलित हो जाए। अर्थात ऊपर की ओर भी गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए g' है, ठीक है, दोनों बल क्या है, एक समान है, गुरुत्वाकर्षण बल भी और ऊपर की ओर लगने वाला बल भी दोनों एक समान है। तो वही लिखा है, भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा g क्या गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर g1 + g2, देखिए ये ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक, तो ये माइनस में g होगा,
नीचे की ओर लगता तो प्लस जी में, तो G2 का मान हमारा कितना माइनस जी, ठीक। तो G1 प्लस G2 था, इसको G1 प्लस माइनस G1 है, तो ये G1 और G2 क्या है, ये दोनों कट जाएंगे G1 तो बचेगा क्या W बराबर M, ठीक है। अनंतता की स्थिति कब होगी, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। तो आपका ऑप्शन ये सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर, क्या लिखा है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पृथ्वी की गति होती है उसकी गति की अपेक्षा जो हमारी गति होती है वो शून्य होती है, इसलिए हम अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए क्या लिखा, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है, शून्य है, ठीक। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है, शून्य है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, ठीक है। कौन सा परिणाम सही होगा, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये आपका ऑप्शन सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारहीनता की स्थिति वाला। देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी की आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। पृथ्वी के चारों ओर, देखिए उत्तर में क्या लिखा है, देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी कक्षा के लिए आवश्यक अपकेंद्रित त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और विकिरण दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा भू स्थिर कक्षा लगभग 35,786 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह को वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। देखिए, ये कोई पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है और ये पृथ्वी की कक्षी में कोई वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किसे, वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में क्या है, गति कर रहा है, ठीक। इसको पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित किया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई और ग्रह है इधर, ये भी तो इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, ये भी अपनी ओर खींच रहे हैं, इसीलिए दोनों का संतुलन क्या है, बना हुआ है। यदि ये कोई बल, यहाँ जो उपग्रह का बल है, जो आकर्षण बल है, यह वस्तु पर कम हो जाएगा तो वो वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाएगा और वो भस्म हो जाता है। वही लिखा है, ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से हो सकता है, किस कारण से। केंद्रकामुखी मतलब क्या होता है, इसमें केंद्राभिमुखी मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उपग्रह अपने कक्षा में अपकेंद्र बल के कारण, अपकेंद्र बल मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में या कक्ष में निरंतर गति करता है, यदि अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है तो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन, गलत।
पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो ये ऑप्शन आपका सही है बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रकृति क्या लिखा, प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये गलत है। गुरुत्व बल जो होता है इन चारों में सबसे क्षीण बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाभिकीय बल होगा इसमें। ठीक, देखते क्या है। तो ये ऑप्शन आपका यही है जो नहीं है। गुरुत्व चारों क्या है? ये गलत है ऑप्शन। ठीक, तो देखते हैं। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश बलों को, आवेश वाले कणों पर क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकत्व क्या है? विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चार आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। अतः विकल्प ए का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प कथन सही नहीं है। यहाँ पर अन्य कथन क्या है? तीनों सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ए लिया जाएगा क्योंकि वहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्या है? लिफ्ट में है। ठीक, जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में है तो जब नीचे की ओर आता है तो उसको भारहीनता की स्थिति होती है, अपना भार महसूस नहीं होता है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो उसको भार अधिक लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, यही आपका ऑप्शन सही है। तो देखते कैसे सही है, देखिए। माना व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा भार w है तथा लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति पर लगने वाला बल गुरुत्व के कारण लगने वाला बल mg, लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में प्रतिक्रिया क्या होगा? m होगा। न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार क्या होगा? तो ऊपर की ओर जा रहा है तो भार क्या हो जाएगा? ठीक, W माइनस mg ma। ठीक है, यहाँ W बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, W बराबर m ब्रैकेट में g प्लस a। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार W के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का आभास होगा, क्योंकि उस दशा में त्वरण ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लोलक की कला अवधि देखिए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। समय के ऊपर निर्भर करती है, ये भी आपका गलत। तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, क्यों? देखिए, लोलक की कला अवधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि फार्मूला देखिए T बराबर 2π√L/g है। L क्या है? लोलक की लंबाई है। ठीक, जितनी अधिक होगी लोलक की लंबाई L जितनी अधिक होगी उसकी कला अवधि मतलब आवर्तकाल भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो डोरी होती है, लोलक की लंबाई होती है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। जब लोलक की मान लीजिए जब छोटी है लंबाई तो इसका आवर्तकाल कम होगा। ठीक, लेकिन जब लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा और घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी, अर्थात धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगते हैं। ठीक, अगर जो इस दूरी यही है, ठीक, और आपकी जो आवर्तकाल है 2 सेकंड के बजाय आपको 4 सेकंड लगेगा या 3 सेकंड लगेगा,
तो आप धीरे धीरे जाएंगे, अर्थात सुस्त होकर जाएंगे, तभी तो यहाँ पर 3 सेकंड में पहुँचेंगे, लेकिन दूरी वही है। ठीक, तो वही आप क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। ठीक, इसका कारण भी यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा देखते हैं। क्योंकि जो लोलक है, लोलक की लंबाई क्या होगी, खड़े होने पर कम हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है, लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में क्या होगा, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, ये सही है। हर आवर्तकाल में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करेगा, ये भी सही है आपका। ठीक है, दोलक के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण को शून्य हो जाता है, जी नहीं, ये गलत है। समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, ये भी सही है। तो 1 2 4 सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, देखते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, देखिए। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी माध्य स्थिति से या मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अब देखते हैं, जब पिंड गति के अंतः बिंदुओं पर चरम स्थिति पर पहुंचता है, उस स्थिति में देखिए क्या होता है, उसका त्वरण क्या होगा, अधिकतम होगा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होती है, और वेग क्या होगा, शून्य होगा। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त समान परिस्थितियों में समान दोलक का दोलन आयाम, वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ साथ कम होता जाता है। इस प्रकार कथन 1 2 और 4 सही है, जबकि कथन जो है 3 सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है, तो शीतकाल में क्यों, शीतकाल में क्या होता है, जो डोरी होती है, लोलक की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए देखिए, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। पृथ्वी का पलायन वेग, तो पलायन वेग हम लोगों ने पढ़ा था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या इसमें, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, जब 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगा कुछ समय बाद। क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, अभी हम लोगों ने देखा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि इस पलायन वेग से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वह क्या होगा, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ठीक है, ये सही है आपका। ठीक, तो
देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो देखते क्या कारण है। यह पृथ्वी के निकट है, गलत। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी गलत। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, नहीं। डी ऑप्शन आपका सही। क्या लिखा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है, कम होता है। आंसर देखते हैं इसका क्या है, डी है। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों के क्या होता है, मिश्रण होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तथा धरती पर पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैसों के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। अभी इसमें हम लोगों ने देखा क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, देखिए ये अवधारणा क्या होती है, यह एक अवधारणा जो होती है गैसों के काइनेटिक सिद्धांत में उपयोग की जाती है, जिसमें क्या होता है, गैसों के कणों की गति का माप किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि गैस के अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। देखते हैं इसमें क्या लिखा, चंद्रमा की सतह पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वेग के मूल माध्य वर्ग से बहुत कम है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाते, जिस कारण चंद्रमा की सतह पर वातावरण क्या है, अनुपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नीचे दो वाक्यांश दिए हैं, कथन और कारण दिए हैं। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो कारण है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। देखते हैं क्यों सही है। देखिए आंसर में क्या लिखा है, नासा ने अपने प्रयोगों के पश्चात यह स्पष्ट किया है कि मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष यान में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला तो उत्पन्न हो सकती है, परंतु वास्तविक निर्वात में यह संभव नहीं है। वस्तुतः मोमबत्ती की ज्वाला की टिमटिमाने की आवृत्ति गुरुत्वीय त्वरण के मोमबत्ती के व्यास के अनुपात के वर्गमूल के समानुपाती होती है, तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण यह क्या होती है, शून्य होती है। इस प्रकार विकल्प ए अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक लंबा, अधिक छोटा, तो क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही है। देखते हैं अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार अर्थात स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में किसी वस्तु की गति कैसे बदलती है, चाहे वह नीचे गिर रही हो या ऊपर फेंकी जा रही हो। यह टॉपिक न केवल विज्ञान की बुनियाद है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सवाल भी यहीं से आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्लास के बाद आप खुद से छोटे छोटे उदाहरण हल करें, जैसे
किसी गेंद को ऊपर फेंकने या किसी वस्तु का नीचे गिरना और देखें कि हमारे फार्मूले सही बैठते हैं या नहीं। इससे कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सुबह आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में हम यांत्रिकी का और भी महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।